बाबूजी, सचान साहब, आदरणीय पूर्व मंत्री माननीय राज बहादुर साहब, अब्बास साहब, सभी हमारे सम्मानित साथियों, पूर्व मंत्री हमारे लालमणि साहब, अकेला जी, बातें बहुत हो चुकी हैं। आज ये अवसर था पेरियार साहब की जयंती का। किताब आ चुकी थी और इसको विमोचन करना जरूरी था, इसलिए मैं आपसे इस मौके पर बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहूँगा, पर आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको आकांक्षाओं पर उतरने के लिए स्वयं कमर कसनी होगी। कोई देवदूत, कोई मसीहा आसमान से टपक के आने वाला नहीं है। वन नेशन वन एजुकेशन, एक समान शिक्षा, ये भारत के संविधान का फंडामेंटल मूल अधिकार है। इस पे क्यों नहीं लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। हम जो कुछ भी हुए हैं, मैं प्रोफेसर रतनलाल जी की बात से सहमत हूँ। इसलिए मानवर कांसीराम साहब ने भी इस बात पे जोर दिया कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, उस समाज की राजनीति कामयाब नहीं होती है। भारत के 85% आवाम की राजनीति को, राजपाट की चाहत को अगर कामयाब बनाना है तो इसकी गैर राजनीतिक जड़ों को बनाना जरूरी है। मानवर कांसीराम साहब ने बड़ा जतन लगाकर, हिकमत लगा करके आपकी चाहत को ध्यान में रखते हुए कम समय में फलदार वृक्ष तैयार किया। फल कम थे, चाहतमंद जातियां ज्यादा थीं, उसका रस निकाला। रस निकाल के एक एक चम्मच बहुत सारे जाति समूहों तक पहुंचा दिया। उस रस टॉनिक था, उसने अपना काम किया। निश्चित रूप से राज सत्ता का रस टॉनिक है, तभी तो उसकी खबर चलती है, आपकी तालियां बजती हैं, आपकी चाहत पैदा होती है। सब लोग लपक गए उसी तरफ। फल मिल जाएं, फल मिल जाएं, तो फल तो कांस्टेंट हैं, स्थिर हैं। फल अनलिमिटेड नहीं है। मानवर कांसीराम जी ने जो आपको फल दिए, वो किसी से छीन कर दिए थे। जिनके फल छीने गए वो परेशान हुए, उनकी विधायकी गई, उनकी मंत्रीगिरी गई, उनके मुख्यमंत्री गए, उनके कलेक्टरी गई, उनके कप्तानी गई, थानेदारी गई। यहाँ तक कि 1995 और 97 दो सरकारें मानवर कांसीराम जी ने चलाई हैं। 2002 की सरकार में मानवर कांसीराम साहब पॉलिटिकली और फिजिकली, राजनीतिक रूप से भी और शारीरिक रूप से कमजोर हो चुके थे। कैसे बेदर्द लोग हैं आप लोग। 1995 में ही उनको हार्ट अटैक आया, आगे भी हल्के हार्ट अटैक आए। 2002 के चुनाव में षड्यंत्र के शिकार हुए। पंजाब में पूरा ध्यान लगाया कि मेरा सूबा खड़ा हो जाए, अकालियों से गठबंधन किया, दिल्ली से बैठे बैठे तोड़वा दिया गया। कहीं कोई चीज है जो अटकी हुई थी,
इस पे रिसर्च होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा कि पंजाब में जब वो सीट नहीं जीत सके, हमारे यूपी की टीम फरवरी 92 में हुए पंजाब के चुनाव में थी, आदरणीय बाबू राम अधीन भी थे, आदरणीय राज बहादुर साहब भी थे। तो कांशीराम जी की ताकत विपक्ष बन सकी। या तो कांग्रेस की सरकार जीती थी 1992 में, और सेकेंड पे विपक्ष था पंजाब में, तो वो कांशीराम की पावर थी, कांशीराम की ताकत थी। पर 2002 में वो 0 सीट पे आउट हो गए। इसलिए मैंने कहा कि वो पॉलिटिकली कमजोर हो गए। इसलिए 2002 की सरकार मान्यवर कांशीराम जी की दखल नहीं था। पर 95 और 97 का A to Z फैसला, सिवाय हृदय नारायण दीक्षित को मंत्री बनाने के अलावा, 4 दिसंबर 93 को जो सरकार बनी, उसमें एक भी ब्राह्मण कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। उन्होंने लिखा ब्राह्मण साफ, ठाकुर हाफ, बनिया माफ। यह हेडलाइन थी उस समय के 5 दिसंबर 6 दिसंबर 93 के अखबारों की। उन्होंने कहा उस समय के मुख्यमंत्री से कि मुझे पेरियार की धरती में जाना है यहाँ के बाद, इसलिए मुझे वहां बोलना चाहता हूं कि पेरियार का काम मैंने आर्यावर्त में कर दिखाया है। इसलिए दक्षिण में भी कांशीराम को स्वीकार किया जाना चाहिए। जब मैंने आर्यावर्त में ये काम कर दिया है तो दक्षिण में भी हम करना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उन सरकारों में जो इसमें कांशीराम जी की दखलंदाजी थी, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का, जमीन जायदाद को बांटने का काम भी बड़े पैमाने पर हुआ। उस सरकार में सोशल पुलिस को भी गिरफ्तार किया गया। 1,45,000 पुलिस, मनु के कानून को लागू करने वाली पुलिस गिरफ्तार करके जेल में डाल दी गई। ये खाकी वर्दी वाली पुलिस मनु के पुलिस के आगे हथियार डालती, आज डाले हुए। मनु का कानून चल रहा है और मनु की पुलिस खाकी वाली पुलिस के ऊपर भारी है। आपने देखा नहीं पुलिस के दरोगा कैसे पिटते हैं? क्योंकि मनु की पुलिस भारी है। आप कहते हैं कि ये गलत हो रहा है, नहीं, मनु का पुलिस भारी है। तो 1,45,000 मनु की पुलिस गिरफ्तार कर ली गई, जेल में डाल दी गई। तब उन्होंने कहा कि हमें अब सरकार बनाना जरूरी है। कहा सरकार कैसे बनेगी, वोट कम है अपने पास। आर्यावर्त में भी हमारे वोट तो 8% हैं, ऑल इंडिया में तो 3.5-4% हैं, पर आर्यावर्त में तो 8% है, थोड़ी ज्यादा है। तो अब उन्होंने कहा कैसे बने सरकार, का वोट खरीद लिए जाए। कांशीराम ने वोट की बिकवाली बंद करा दी है। वोट खरीदेंगे का, मार्केट में बिकाऊ नहीं है वोट। उन्होंने लिख दिया नॉट फॉर सेल, दलित नॉट फॉर सेल, ओबीसी नॉट फॉर सेल, नेतपाल ब्रजवासी नॉट फॉर सेल, आजाद नॉट फॉर सेल। ये बिकाऊ नहीं है, ना बिकने वाला समाज बना दिया, खरीदोगे कैसे? और कांशीराम ने एडवांस ट्रेनिंग दे दी है कि जो तुम्हारा वोट खरीदे रुपए में, उसका रुपया जब्त कर लो। जो तुम्हारा वोट खरीदे दारू की बोतल में, दारू पी जाओ। जो तुम्हारा वोट खरीदे बकरा में, मुर्गा में, उसका बकरा खा जाओ, मुर्गा खा जाओ, पर वोट अपने पैरों पर खड़े हुए अपनी पार्टी को दो।
तो काशीराम ने तो आपका पैसा ऐसा सब जब्त कर लेगा, एडवांस ट्रेनिंग दे दिया है। ब्रह्म पंचायत हुई दिल्ली में और उन्होंने कहा कि देखो हम एक अकल बता रहे हैं, वोट फुटकर वोट की बिक्री बैन, और प्राउड है हमें आज भी अपने समाज के ऊपर। और ये समाज अपने आप नहीं तैयार हुआ, इस समाज बाबू रामाधीर का खून और पसीना दोनों लगा है, जनाब बसीरुद्दीन साहब का पसीना खून लगा है, प्रेम नारायण सचान की जिंदगी लगी है, दत्तू प्रसाद पसीना लगा है, नेकपाल विवासी अकेला का आप क्या समझते हैं? राज बहादुर जी अटल जी काम करके बसों में बैठ करके आज हमारा बिना टिकट भी यात्रा किए हैं। तो ब्रह्म पंचायत हुई कि सरकार कैसे बनाओगे, वोट की बिकवाली कांसीराम बंद कर चुका है, फुटकर वोट नहीं बिक रहा है। उन्होंने कहा नहीं, एक तरकीब, इकट्ठा वोट की बिकवाली शुरू करा दो। उन्होंने कहा कि नहीं, 25 अगस्त 2003 को कांसीराम लखनऊ के अंदर ऐलान कर चुका है कि मैं भारत का प्रधानमंत्री होना चाहता हूं, और उसके एक महीना पहले 26 जुलाई 2003 को नागपुर में, कोल्हापुर में ऐलान करके आया है कि मैं 6 करोड़ लोगों के साथ अक्टूबर 2006 में बाबा साहब अम्बेडकर की धर्म परिवर्तन की 50वीं सालगिरह पर 6 करोड़ लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर दूंगा। कल्चरल चेंज की तरफ बढ़ रहा है, सांस्कृतिक परिवर्तन, और इन सब के ध्यान ऊपर की तरफ है, जड़ों में ध्यान नहीं है। तो उन्होंने कहा मौका अच्छा है, जड़ें काट दीजिए, ये सब ऊपर को देख रहे हैं। आप भी मुझे फलों के चक्कर में ही लगाना चाहते हैं। कल से बहस चल रही है, पार्टी बनाइए। मुझे 5 साल पहले कुछ लोग यहां बैठे हैं जिन्होंने मेरा साथ लेकर के करोड़ों रुपया कमाए। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम राज सत्ता में रहोगे तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे। अगर आपने राज सत्ता का रास्ता छोड़ा तो जो ठीका पट्टा आपने हमें दिलाया है वो सुरक्षित नहीं रहेगा। तो हमें ठीका पट्टा सुरक्षित रखने के लिए हमें जालिम के चरणों में जाना होगा, हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे। इसीलिए तो स्वामी प्रसाद मौर्य जालिम की गोद में चला गया, क्योंकि उसके साथ आगे पीछे गाड़ी घोड़ा लगाने वालों ने कहा कि हम आपके साथ नहीं चलेंगे। पर दद्दू प्रसाद ने कहा, यही पत्रकारों ने मुझे घेरा और मैं फिर दोहराना चाहता हूं, और हम चुप नहीं बैठे, हम काम कर रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि किसी भी शोषणकारी पार्टी, व्यक्ति, शक्ति के साथ जाकर दद्दू प्रसाद अपने गुरु कांसीराम की सीख को और अपनी महतारी के दूध को शर्मिंदा नहीं करूंगा। हमारा है दृढ़ संकल्प, हम देंगे मजबूत विकल्प, हम देंगे मजबूत विकल्प, हमारा है दृढ़ संकल्प। पर इसके लिए आपको जड़ों को मजबूत करना होगा। मैं साइकिल से चलने का ऐलान करता हूं, अरे नौजवानों तुम मोटरसाइकिल की बात करने लगते हो। कहते हैं नहीं, साइकिल पे कोई चलेगा नहीं, मोटरसाइकिल से तो बन जाएगा। अरे आपको नहीं परिवर्तनकारी सत्ता मिलेगी अगर आप इसी तरीके से रहेंगे। चुनौती देता हूं मैं बाबूजी के साथ संबद्ध करता हूं अपने आप को। तुम धन के बल पर कितने भी, और प्रोफेसर रतन लाल भी यही कह रहे थे, वो हो सकता है आपको समझा ना पाए।
कि आप धन का सहारा लेकर के कितने प्रधानमंत्री बन जाओ, तुम लोक कल्याण नहीं कर पाओगे, लोक हित नहीं कर पाओगे। क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा तबादला, पोस्टिंग, ठीका पट्टा, इतना कोई चेंज नहीं ला पाओगे हालात पे। अगर आपको हालात पे चेंज लाना है तो निर्धनों के सीमित साधन का बड़े पैमाने पर सहारा लेना होगा, साइकिल का सहारा लेना होगा, पैदल का सहारा लेना होगा। चूंकि दुश्मन ने आपके जब देखा कि ये फलों की तरफ इनका ध्यान है, ध्यान भर नहीं है, हिप्नोटिज्म है, सम्मोहन है, फलों की तरफ अट्रैक्शन भर नहीं है, आकर्षण भर नहीं है, सम्मोहन है फलों की तरफ। तो दुश्मन ने कहा कि जड़ें पर ध्यान नहीं है इनका, जड़ें काट दी जाए, और दुश्मन ने आपकी जड़ें काट डाली। तो अगर कॉन्फिडेंस, पहले मार्ग समझ लो, फिर चलने का साहस दिखाओ। आप सोचो दद्दू प्रसाद कोई जादू की छड़ी ले आएगा? नहीं ले आएगा। पर हम अपना बचपना जवानी लगाए हैं, बुढ़ापा अपने बच्चों को, आपको हुक्मरान बनाने के लिए, लगाने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि साइकिल पे चलना होगा, छोटे सादा। और मैं बुंदेल कहीं नहीं, बुंदेलखंड बहुजन आंदोलन की जननी है, शुरुआत वहां से हुई। और हमारा एक साथी था झांसी का, जो मानवर कांसीराम की इस फिलॉसफी से सहमत नहीं था, बाबू रामाधीन सहमत थे। तो वो गए जालौन में और सीमित साधन, छोटे साधनों को सजोया, और सजो करके सन 19 में ही परिणाम लेके आ गए। कोई करोड़पति नहीं, लखपति भी नहीं थे शिवराम कुशवाहा जी और अकबर अली। अकबर अली तो फकीर समाज का था, मुस्लिम फकीर। और श्री रामपाल चैन सुख भारती 20-20, 25-25 हजार रुपया खर्चा करके चुनाव लड़े और जीते। वो मानवर कांसीराम जी का सीमित साधन, छोटे साधनों का बड़े पैमाने पर सहारा। बाबूजी ने ये विद्या हमें सिखाई, हमने बांदा में लागू किया। बांदा में केवट, कुम्हार, गडरिया, काछी मुसलमान को जिता के ले आए। हमारा झांसी वाला साथी था, उसने इसको नहीं माना। उसने जमींदार तलाशे, मध्य प्रदेश बॉर्डर से जमींदार लेके आया, 67 में विधायक। जमींदार को लोकसभा लड़ाया, हार गए। झांसी सदर से मालदार को लड़ाया, हार गए। महोबा की ही 2 सीटें, एक सीट पे फक्कड़ को लड़ाया, जीत गया। बगल की सीट पे पत्थर के खदानों के मालिक को लड़ाया, हार गया। बसीरुद्दीन साहब, वो जमींदार, मौदहा में धन का सहारा ले ली, धन का। तो डॉक्टर देवेंद्र सचान को 89 में मुस्लिम मजलिस के किरदार थे हमारे पास, नहीं इसके पास पैसा नहीं है, काट दिया। डॉक्टर देवेंद्र सचान के पास पैसा है, हार गया वो। 91 में हम लड़ करके आदरणीय राज बहादुर जी ने हमारी बात को ध्यान में रखा। नहीं, आपको ध्यान हो अगर कौन कौन नहीं लगे थे धन पशुओं को लड़ाने के लिए। दद्दू प्रसाद ने बाबूजी के मानवर का, और मुझे प्राउड है, कांसीराम साहब ने सुना कि दद्दू प्रसाद फक्कड़ों को लड़ाना चाहता है। उन्होंने बुलाया, हमारी पीठ ठोकी और कहा ठीक है लड़ाओ। कहा कि काट के दूसरा नाम लिख दो। तो इन्होंने अपने हाथ से दूसरा नाम काट के लिखा, बसीरुद्दीन साहब का लिखा नाम, और बसीरुद्दीन साहब टक्कर दिया। 93 में जीत करके बड़े माफिया को, बादशाह सिंह नाम है, उसको
हरा करके जीत के आ गए। तो मैं दूर के प्रमाण क्यों दूं? बुंदेलखंड में ही प्रमाण हैं, मौजूद हैं। सन 93 का सपा बसपा गठबंधन झांसी जिले ने छोटे साधनों की थीम को नहीं माना तो हार गया। पूरा झांसी जिला बुंदेलखंड की धरती है। कुछ लोग यहां बैठे कहते हैं भाई बुंदेलखंड की तो आबो हवा ऐसी है, तो झांसी में क्या आबो हवा नहीं थी? सपा बसपा गठबंधन में भी झांसी हार गया। एक भी सीट ना सपा जीती ना बसपा जीती। और क्यों? मेरे पास प्रमाणों की और कमी नहीं है। 45 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्से में आई, 122 सीटें गठबंधन में बुंदेलखंड और पूर्वांचल के हिस्से में आई। मान्यवर कांशीराम जी इंचार्ज, उनके 45 सीटों की इंचार्ज हमारी धनवानों को लड़ाया। नहीं, धनवान जीतेगा, धनवान जीतेगा, धनवान जीतेगा। बिना पैसे के कहीं चुनाव होता है? और आपने 75% कह देंगे कि हाँ सही बात है, बिना पैसे के कहाँ चुनाव होता है। 75 क्या, अगर 80% हाथ उठा दें तो कोई आश्चर्य नहीं है। पर दद्दू प्रसाद 20% के साथ खड़ा होने वाला है। मैं तुम्हारे 75% के दबाव में नहीं आने वाला। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, ऐ नौजवानों, तुम अगर सत्ता चाहे तो ये अपराध नहीं है। ये लोकहित लोक कल्याण फिर आपकी नहीं होगी, वो जालिमों की हाथ की होगी। मैं यही बात कहते हुए, तो 1 नेशन 1 एजुकेशन एक मुद्दा है। दलितों को पिछड़ों से मिलाने का, पिछड़ों को आदिवासियों से मिलाने का, आदिवासियों को मुसलमानों से मिलाने का, ये मिनिमम प्रोग्राम है शिक्षा हमारी। और ये खुलेआम डाका पड़ गया है। ठीक है, हमारे प्रोफेसर साहब हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, मंत्री है, विधायक हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पा रहे हैं, वो ठेकेदार हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पा रहे हैं। पर मेरा समाज 80% गांव में प्राइमरी स्कूल के ऊपर निर्भर है। और वहाँ कह दिया गया है कि पढ़ाई गायब कर दो यहाँ से। मिड डे मील खाओ, थाली बजाओ, घर जाओ। आप सोचते हैं एक ऐसे अचानक हो गया? ये सुविचारित नीति है, ये प्लानिंग का हिस्सा है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि पहले काहे नहीं बोले, पहले काहे नहीं बताए। तो 6 बजे नहीं जागे तो मैंने 8 बजे जागने का अधिकार खो दिया। मैं स्वीकार करता हूं कि हाँ, हमें उस समय समझ नहीं आई कि शिक्षा पे इतना डाका पड़ रहा है। पर आज ये पूरा दिखा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा के मुद्दे पर संपूर्ण दलित, पिछड़ा, आदिवासी और मुसलमान बहुजन समाज एक लामबंद हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा इस मुद्दे को जनता के बीच में। और ये कर नहीं पाएंगे चूंकि इसका आप इसको प्रोग्रामिंग क्या है? इसकी प्रोग्रामिंग है कि हमें प्राइवेट स्कूल नहीं बंद कराना है। जवाहर नवोदय विद्यालय, और हम 18 अगस्त 2015 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर से सहमत नहीं हैं। 18 अगस्त 2015 को एक ऑर्डर दिया हाई कोर्ट ने कि अफसरों को मजबूर किया जाए कि वो अपने बच्चों को प्राइमरी में दाखिला कराएं। आप सब ताली बजाए, बहुत बढ़िया। मेरा भी मन किया ताली बजाने का कि बहुत बढ़िया है, तो बहुत अच्छा है। चीफ सेक्रेटरी ने काउंटर एफिडेविट जाके लगा दिया कि हमारे मुलाजिम के जो बच्चे हैं वो केवल मुलाजिम के बच्चे नहीं, अपनी मम्मी के भी बच्चे हैं, तो उनको हम बाध्य नहीं कर सकते। वो स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा। और टाएं फेस, और जो याचिका करता था वो सस्पेंड कर दिया गया, हमारे भैया का सस्पेंड कर दिए। तो इसलिए मैं आपसे तरकीब क्या है शिक्षा को ठीक करने की?
तो जवाहर नवोदय विद्यालय देश भर में 600 ही क्यों हो, 25 लाख बच्चे ही क्यों जवाहर नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय में पढ़ें। बच्चों की संख्या 25 करोड़ है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का में मेरा पुरखा बाबा साहब अंबेडकर लिखे हैं कि 6 साल से 14 साल तक की उम्र के सभी बालकों को निःशुल्क, अनिवार्य और एक समान शिक्षा देने का प्रबंध सरकार करे, तो केवल 25 लाख बच्चे ही क्यों पढ़ेंगे, 25 करोड़ बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने का इंतजाम सरकार को घेरें। और इसी मुद्दे पर मोदी को 2024 में हम कब्र खोद देंगे, पटकनी लगा देंगे। तो ये संभव है, एक बड़ा रोड मैप है, विराट रोड मैप है ये। कुछ लोगों ने कहा कि आप प्राइवेट स्कूलों को बंद कराने का समझ नहीं पाते हैं, ये करना सरकार को ही होगा, पर जब तक सरकार नहीं करती है तब तक हम कर सकते हैं। तो हमारे बुंदेलखंड में कुछ साथियों ने अभिनव प्रयोग किए हैं। माता सावित्रीबाई फुले शिक्षा संस्कार केंद्र, ऊंट के मुंह में जीरा, निश्चित रूप से इससे कोई पेट नहीं भरेगा, पर ये प्रतीक हैं, ये साइन हैं, ये आपको रास्ता बताते हैं, ये पेट नहीं भरते हैं। तो एक तरकीब है, तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक समान शिक्षा भविष्य का चुनाव का बड़ा मुद्दा बनने वाला है। और मुझे खुशी है 15 में हमने बहुजन समाज बनाओ की परिकल्पना पेश की थी, तो लोगों ने कहा था ये पिट गया है। आज ज्यादातर लोग बहुजन समाज बनाओ की परिकल्पना पर काम करते नजर आ रहे हैं। हमने कहा था कि जिसके जितनी संख्या भारी उसके उतने हिस्सेदारी, भारतीय भागीदारी आंदोलन, लोगों ने मजाक उड़ाया था 2015 में, पर आज उस पे लोग लौट के आए हैं। इसलिए मान्यवर कांसीराम जी का चेला दद्दू प्रसाद थॉटकली वैचारिक लीड कर रहा है। मुझे इस बात को प्राउड रहना चाहिए कि आपका लोग अनुसरण कर रहे हैं। एक समान शिक्षा के मुद्दे पर भी ये मुद्दा गहरा होगा, जन जन तक जाएगा, जनमत तैयार होगा और इसको लेकर के हम लोग सरकारों को पलट देंगे। करना तो आपको ही होगा, क्योंकि वो नहीं करेंगे, वो करेंगे तो फंसेंगे। जैसे जनगणना का, जाति जनगणना में वो फंसे हुए, नहीं कराएंगे। तो ये मंच और ये सभा पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना का समर्थन करती है और हम आह्वान करते हैं भारत सरकार का कि पिछड़े वर्गों की ही जाति आधारित जनगणना नहीं, दो ही की बची है, अगड़ों की और पिछड़ों की बची है। तो भाई पिछड़ों दो, अगर पिछड़ों की नहीं कराते तो भाई अगड़ों को ही करा दो, पिछड़ों की अपने आप पता चल जाएगी। अगड़ों की जाति आधारित जनगणना करा दो, खुलासा हो जाएगा। तो अगड़ों की भी वो नहीं करा रहे हैं, पिछड़ों की नहीं करा रहे हैं। अब पिछड़े वर्गों में ये कहने का पुख्ता सबूत है कि पिछड़े वर्गों का हिस्सा दलितों ने नहीं खाया है। अखिलेश भैया गुमराह हो गए 2012 में, उन्हें पंडित जी लोग भड़का ले गए कि चमरवा लोग आपके बैकवर्ड के हिस्सा की सीटें प्रमोशन में बैठ गए हैं। तो रिवर्सल करा दिया उन्होंने, रिवर्सल करा दिया। तो मेरे भाइयों, आज वो कांटा चुभा हुआ है, वो निकल सकता है, पुनः एक हो सकते हैं। एक होने के लिए अखिलेश भैया को दोनों हाथों में तलवारें लेके लड़, और नहीं लड़ेगा तो पिटेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो लड़ेगा वो आगे बढ़ेगा और जो आगे बढ़ निहुर जाएगा वो पकड़ के गुलाम बना लिया जाएगा। सांस्कृतिक बलात्कार हो रहा है, आप समझ नहीं रखते। उसको ही सत्ता मिलने वाली है। हमने बहु बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए अंबेडकर मिशन तैयार किया, कांसीराम मिशन तैयार किया, बसपा तैयार किया। उसकी 173 साल की व्यवस्थित कल्चर है हमारी। हम कल्चरली प्रॉस्पर हैं, हम सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हैं।
हम इतने कंगाल नहीं हैं, हम सांस्कृतिक समृद्ध हैं। तो उस हमारी संस्कृति पर खड़ा होके, हमारे अंबेडकरवाद पे, कांसीराम मिशन पे खड़ा होकर के मेरी बहन का बलात्कारी कह रहा है, बोलो जय श्री राम, बोलो जय परशुराम। श्री राम प्रतीक है शंभू की हत्या का, परशुराम प्रतीक है हम अपनी माँ की हंता का, अपनी माँ की हत्या करने का। उनके जय बुलाई जा रहे हैं, कह रहे हैं क्यों बोले, मुख्यमंत्री बना देंगे ना, बोलो जय, सरकार बना देंगे। ये सांस्कृतिक जो लोग अपने कल संस्कृति और सभ्यता को नहीं बचा पाते, वो एक न एक दिन गुलाम बन जाते हैं। मुसलमानों के कलेजे से पूछो। मैं बैठा था एक दिन जफर याब जिलानी के पास, हारे हुए से बात कर रहे थे। नहीं, हमारे कुरान में भी लिखा है कि हुकूमत खिलाफ हो तो हथियार डाल देने चाहिए, इसलिए हमने लिया नहीं है 5 एकड़ या कितनी 10 एकड़ जमीन। सांस्कृतिक की बात है, इसलिए उठो, आगे बढ़ो अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए। हम चैन से नहीं बैठेंगे। दद्दू प्रसाद का ये वादा है, हम लड़ेंगे, बढ़ेंगे और हम देंगे। पर मेरे भाइयों, अगर आपको फल चाहिए तो जड़ें बनानी पड़ेंगी। आप जड़ों पे काम नहीं करना चाहते, जड़ों पे काम करने का ललकारो। दद्दू प्रसाद फक्कड़ का बेटा है मेरे बाप से, मुझे प्राउड है कि 2 बजे बाबूजी के बातों से प्रभावित हुआ, पकड़ के दे दिया। अरे इतनी बड़ी बात है, आजादी के बात है, ले आओ ले जाओ, लड़का पढ़ हुई देते हैं। मेरे भाइयों, जड़ें नहीं बनाएंगे निश्चित रूप से। तो मैं आदरणीय रतनलाल साहब से भी विनती करता हूं कि इंस्टीट्यूशन भी बनाए जाने की जरूरत है। हम लोग हैं उस काम में, आप सबका आह्वान करते हैं और हम बना सकते हैं। मानव के अंदर दान देने की प्रवृत्ति है, अगर उसको दुश्मन एक्सप्लॉइट करता है, आपकी दान की प्रवृत्ति को तुम्हारा दुश्मन शोषण करता है, एक्सप्लॉइट करता है। मानवर कांसीराम साहब ने उसको यूटिलाइज किया, उपयोग करके तुम्हारा बड़ा कारवां खड़ा कर दिया। हम भी कारवां खड़ा कर सकते हैं, खड़ा करने के चाहत में है, लगे उस दिशा में। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने समाज की दान देने की प्रवृत्ति को उपयोग नहीं किया, धनवानों के धन के तरफ ही देखते रहे, तो निरंकारी वाले उसको ले जा रहे हैं, फिर बजरंगबली ले जा रहा है, फिर राम भगवान लिए जा रहा है, और फिर दुर्गा माता लिए जा रही है, फिर और कितनी कितनी महारानी हैं। मैं वहां खजनी गया था तो वहां एक जुलूस निकल रहा था, वहां में साफ शब्दों में लिखा था चमरिया माता की जय। मैं को साला ये भी एक माता आ गई, चमरिया माता। मैं इसलिए आपसे कह, तो आपके मानव की जो दान देने की प्रवृत्ति है, उस गरीब के अंदर भी दान देने की प्रवृत्ति है, जकात की प्रवृत्ति है, उसको जकात के पैसे से आप अपना आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। धन की तरफ, बड़े धनवानों की तरफ आप गए हैं, आपकी सत्ता चली गई है। ये सत्ता जाने का एकमात्र कारण है, मैं बहुत डंके से कह सकता हूं, उपत है और मुझे कॉन्फिडेंस है कि आपने निर्धनों का, कांसीराम जी का फार्मूला छोड़ देने के कारण आप सत्ता से बाहर हो गए। सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति आंदोलन पे आप एजेंडे पर आए, आप निश्चित कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको आभार। और मैं हम लोग कुछ साथी मैं चाहता हूँ उनको सुनना चाहते, आदरणीय चंद्रभूषण यादव जी को, उन्होंने हमें सम्मान से बुलाया है। देखिए, आप लोग सोचते होंगे ये कंट्राडिक्टरी विचार के लोगों को दद्दू प्रसाद क्यों बुलाता है। कुछ लोग कंफ्यूजन पैदा कर जाते हैं, कंट्राडिक्टरी। अरे हम कोशिश में लगे हैं कि समाज की आम राय बनाई जाए,
चूंकि दुश्मनों ने आपके बीच में, देखिए मेरा भटकाव नहीं था, मैं कोई मेश्राम के साथ मंत्री बनने, इतना उल्लू नहीं था कि मेश्राम मुझे विधायक और मंत्री बना देगा, पर मैं आंदोलन के तरफ समर्पण भावना थी। वो लौंडा सहारनपुर वाला, मैं इतना उल्लू हूँ कांसीराम का चेला कि मैं वो विधायक बनने आ गया था उसके यहाँ। मैं संभावनाएं तलाश रहा था कि आंदोलन पुनर्जीवित हो सकता है, खड़ा हो सकता है। ऐ मेरे बुंदेलखंड के साथियों, मेरा साथ दो, मैं पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत में कांसीराम के आंदोलन को पुनर्जीवित कर दूंगा। तुम लोग सतीश मिश्रा के, तुम लोग मेरे बहन के बलात्कारी मिश्रा के चंगुल में फंसते जा रहे हो। वो तुम्हें 17 दे देगा। धोखा है, धक्का मारो, धोखा है। इसलिए ये मेरे भाइयों, तुम 10-10 रुपए की नौकरियों के पीछे, मेरा समाज अभी इतना समृद्धशाली है कि जो सामाजिक परिवर्तन के लिए काम करेगा वो भूखों नहीं मरेगा। मेरा समाज अभी उसकी रोटी और लंगोटी का प्रबंध करने लायक है और तुम भूखे नहीं मरोगे। तुम हिचकिचाते रहे हो, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग और न केवल बुंदेलखंड में, पूरे प्रदेश में मैं ये घुइयां छीलते नहीं घूम रहा हूं। चुप्पा रहो, चुप्पा रहो। पार्टी की घोषणा भी की जाएगी, हम देख रहे हैं, हम करेंगे। कांसीराम का चेला हूं, इतना उत्साह में नहीं पड़ने वाला हूं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गैर राजनीतिक, अगर आप परिवर्तनकारी दल चाहते हैं, इस देश में सारे राजनीतिक दल यथास्थितिवादी हुए। भारतीय जनता पार्टी घोषित यथास्थितिवादी पार्टी है, एक्सप्लॉइटर पार्टी है। कांग्रेस पार्टी उसके मौसेरी बहन है, खुलासा हो चुका है। समाजवादी पार्टी भी इस देश के सामाजिक न्याय वर्तमान ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई समाज व्यवस्था में संभव नहीं है। आपको सामाजिक न्याय चाहिए तो ऐसी खड़ी हुई व्यवस्था को बदलकर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था बनानी होगी। सामाजिक न्याय निष्पत्ति है, उत्पत्ति है उसकी। वर्तमान ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई व्यवस्था में आपको सामाजिक न्याय, बिहार के हमारे साथी पता नहीं क्या सोच रहे हैं। मैं कुछ साथियों से दिल्ली में हैं, उनसे कहा कि वो सामाजिक न्याय संभव ही नहीं है, इसलिए सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरकर आपको सामाजिक न्याय की अभीष्ट तक पहुंच सकते हैं, उसके पहले नहीं पहुंच सकते। इसलिए मेरी बहना भी शिकंजे में फंसकर यथास्थितिवादी पार्टी हो गई है। वो परिवर्तनकारी पार्टी नहीं है, बल्कि अब तो जालसाजों की पार्टी है, बिकवालों की पार्टी है, दलालों की पार्टी है। मेरे समाज को बेचा जा रहा है। इस संदेश को भी जन जन तक पहुंचा दो, बिक्री बंद हो जाएगी, दुकानों में ताला लग जाएगा। 2,27,00,000 का मिनिमम बोली है, 1,27,00,000 की रिजर्व सीट में मिनिमम बोली है। रिजर्व सीट पर आगे ज्यादा बोल सके शर्मनाक है, छी, थू थू। इसलिए हमने कहा था कि वोट बेचना बंद करो, बंद करो। मेरा समाज मान गया, वोट बेचना बंद कर दिया। इकट्ठा वोट बेचना बंद करो, नहीं माने। टिकट बेचना बंद करो, नहीं माने। न माने तो बिके हुए वोट पर मतदान बंद करो।
बिके हुए वोट पे मतदान बंद करो, बिके हुए वोट पर मतदान बंद करो। जब बिके हुए वोट पे मतदान आप बंद करेंगे, 15 मार्च 2015 को हमने नारी नाट्य कला केंद्र से बुंदेलखंड में ये फलित हुआ और इसलिए हमारा वहाँ पर आप परिणाम है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पर आपको उठ खड़ा होना होगा और हम दृढ़ संकल्प है, हम देंगे विकल्प, पर गैर राजनीतिक जड़ों को जितना तेजी जल्दी पार्टी चाहते हैं तो जल्दी से गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करो। पुरखा मर नहीं गया हुआ भाई, हाथ पांव चलत हैं। ये मंच भाषण दिया बंद कीन जाए, गावन चला जाए और मैं जा रहा हूं गांव, चलो हमारे साथ जल्दी पार्टी बना देंगे, चलो साइकिल से। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये इतना मूर्ख नहीं हो, बेवकूफी का काम नहीं। ये किताबें हमने स्टैंडर्ड प्रमाणिक दस्तावेज कि क्या कहा मानवर कांसीराम जी ने। ये किताबें ना होती तो हुई तो कहते कि नहीं कांसीराम बहुत तमाम उल्लू है, कह रहे हैं कि नहीं सार्वजन तो कांसीराम बना लिए थे। तो ये करके लाया, ये नहीं करते तो मेरे पास सबूत नहीं था। इसलिए मैं धन हूं अकेला जी का, कमजोर आदमी, घर गया हूं, कोई नहीं कर सकता था इसको। हमारे पैसे का कोई बड़ा योगदान नहीं है, बड़ा योगदान अकेला जी की मेहनत का, लगन का, परिश्रम का।